हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा नाम है सीए उज्ज्वल सैगल और दोस्तों मैं आपके लेके आया हूँ सीए इंटर के बच्चों के लिए जीएसटी की लास्ट डे रिवीजन सीरीज, जब हम हर चैप्टर का बहुत ही फास्ट और एग्जाम ओरिएंटेड वे में रिवीजन करके चल रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सर जिसका नाम है कंपोजिशन स्कीम। पहले तो सर कंपोजिशन स्कीम होता है क्या? तो देखो, अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो एक जीएसटी के अंदर एक पर्सन को बहुत सारे कंप्लायंस करने होते हैं। सर क्या क्या कंप्लायंस करने होते हैं कि हर मंथ उसे कैलकुलेट करना होता है कि उसका आउटपुट टैक्स कितना है, उसने कितना इनपुट टैक्स करा, दोनों को करके उसे गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है, उसे पूरी सेल्स परचेज सबका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं और एक स्मॉल बिजनेसमैन के लिए ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि उसकी कॉस्ट भी बढ़ती है, उसके एफर्ट्स भी बढ़ते हैं। तो ये स्मॉल बिजनेसमैन के लिए गवर्नमेंट एक सिंप्लीफाइड स्कीम लेके आई जिसे हम कहते हैं कंपोजिशन स्कीम। सर अब इस स्कीम में सिंपली ये चीज होती है कि गवर्नमेंट कहती है, पहली बात तो तुम्हें हर मंथ, तुम्हें एवरी मंथ रिटर्न फाइल करने की नीड नहीं है। ठीक है, तुम क्वार्टरली अपनी रिटर्न फाइल करके चलो। ठीक है। और सर नॉर्मल बिजनेसमैन को क्या होता है? सर नॉर्मल बिजनेसमैन जो भी आउटपुट सेल करता है उसके ऊपर उसे आउटपुट टैक्स पे करना होता है। जो वो इनपुट परचेज करता है उसके ऊपर वो आईटीसी क्लेम करता है, पूरी कैलकुलेशन करके चलता है। तो ने कहा तुम ये सब मत करो, तुम क्या करो, तुम लोग जितनी भी क्वार्टर में सेल करोगे तुम उस सेल्स का एक पर्टिकुलर परसेंटेज हमें एज अ टैक्स पे कर दो अपनी खुद की जेब से। मतलब ना तो तुम इनपुट परचेज करते हो ना तुम उसके ऊपर आईटीसी लो, ना जो तुम आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, ना तुम सामने वाला से कोई टैक्स कलेक्ट करो। तुम हमें अपनी खुद की जेब से एक पर्टिकुलर परसेंटेज, जो आप देखोगे 1 या 2 या 5% होती है, वो हमें पे कर दो, बात खत्म। पर अपनी खुद की जेब से। कंपोजिशन स्कीम के केस में कभी भी टैक्स का बर्डन रेसिपिएंट पे नहीं आता है जो नॉर्मल केस में आता है। यहाँ पे सप्लायर अपनी खुद की जेब से गवर्नमेंट को एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ अ सेल्स का पे कर देता है और वो क्वार्टरली वो फाइल करता है रिटर्न, और उसके कंप्लेंस बहुत इशू होते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं। तो ये था सर कंपोजिशन स्कीम का पूरा आइडिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई। तो कंपोजिशन स्कीम क्या है, कैसे काम करती है, मतलब हमने इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली। अब इस स्कीम को डिटेल में पढ़ के चलते हैं। ठीक है सर, पहला सवाल तो यही आया कि सर कंपोजिशन स्कीम है क्या? तो देखो, चलिए मेरे साथ पढ़ो। क्या क्या सर, इट इज एन ऑप्शन, ये एक ऑप्शन है। मतलब आपको कंपोजिशन स्कीम लेनी है, आपके पास एक ऑप्शन होता है। मानो मेरी मर्जी है, मैं चाहूँ तो लूँ, मेरी मर्जी तो मैं ना लूँ, हालांकि मुझे कुछ गवर्नमेंट की कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी अगर मुझे लेना चाहता हूँ तो अगर मैं कंडीशन पूरी करता हूँ तब भी मेरी मर्जी है, मैं ले भी सकता हूँ नहीं भी। तो एक ऑप्शन है जो टैक्स पेयर को दिया जाता है और फॉर स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर, जो बहुत छोटे छोटे टैक्स पेयर होते हैं, कि अब गवर्नमेंट को बहुत ही एक कम टैक्स रेट पे गवर्नमेंट को जीएसटी पे करो और बात खत्म करो ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। सर फायदे क्या है कि टैक्स रेट कम होता है, आपको सारे प्रोसेस करने से आप बच जाते हो, सिंपल कैलकुलेशन आपको करनी होती है, सीधा टर्नओवर का एक परसेंटेज करो और अ वेरी सिंपल एनुअल रिटर्न। और जो नॉर्मल रिटर्न वो आपको क्वार्टरली फाइल करके चलनी होती है। तो आई होप कंपोजिशन स्कीम का बेसिक आइडिया आपको समझ में आया और ये सर सेक्शन नंबर 10 में दी गई है। अब सर इसकी और बातें पढ़ के चलते हैं। अब सर अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो सर यहाँ पे दो कंपोजिशन स्कीम है। सर एक तो कंपोजिशन स्कीम है जो सप्लायर होते हैं गुड्स के, जो गुड्स में डील करते हैं, एक तो उनके लिए, प्लस जो रेस्टोरेंट सर्विस है, आप इन दोनों को एक कैटेगरी में रखो। जो गुड्स में डील करते हैं या जिनका रेस्टोरेंट सर्विस देते हैं, इन सब के लिए जो कंपोजिशन स्कीम है वो दी गई है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 या सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 के अंदर। और जो इसके अलग जो लोग बच गए, जो इनके अलावा सप्लायर और सर्विस के लोग बच गए, उनके लिए कंपोजिशन स्कीम है 10(2)(a) में। तो समझ में आ गया कंपोजिशन स्कीम है क्या? समझ में आया। जीएसटी में दो कंपोजिशन स्कीम है, एक तो 10(1) एंड 10(2), वो किसके लिए है? गुड्स वालों के लिए या फिर रेस्टोरेंट वालों के लिए। और एक 10(2) है, वो किसके वालों के लिए? सर्विस वालों के लिए। आई होप आपको चीज समझ में आई। ठीक है, अब सर हम ये स्कीम कब कब ऑप्ट कर सकते हैं? तो जब आप जीएसटी में कोई नया रजिस्ट्रेशन लेते हो तो एट द टाइम जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आपका ऑप्शन आता है कि क्या आप स्टार्टिंग से कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हो या नहीं। तो तब तब ले सकते हो। तो नहीं, का जो नए रजिस्ट्रेशन वाले लोग हैं वो गवर्नमेंट को बता सकते हैं इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और उन्हें कब से मिलेगी कंपोजिशन स्कीम? फ्रॉम द अफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है। और सर मानो किसी बंदे ने पहले नॉर्मल स्कीम ली थी और अब वो कंपोजिशन में आना चाह रहा है, वो ऑलरेडी उसका जीएसटी नंबर है, तो क्या वो आ सकता है? सर बिल्कुल आ सकता है, पर उससे गवर्नमेंट को इंटीमेशन देनी होगी और उसे मिलती है बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। आई होप आपको चीज समझ में आई। ठीक है, तो सर बेसिक बातें थी अब तक कंपोजिशन स्कीम क्या है। अब आती है मेन चीज, सर कम टर्नओवर लिमिट। सभी हमने ऊपर पढ़ा कोई स्पेसिफाइड स्मॉल टैक्स पेयर को मिलती है कंपोजिशन स्कीम, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक टर्नओवर की लिमिट दी है।
गवर्नमेंट ने कहा मैं आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर चेक करूंगी, लास्ट ईयर का टर्नओवर चेक करूंगी। अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर जो मैंने लिमिट बताई है वहां तक है, तो आप इस साल के लिए कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। मतलब मैं गवर्नमेंट के पास गया, मैंने पूछा गवर्नमेंट मुझे 26-27 के लिए क्या मैं कंपोजिशन स्कीम के लिए मैं एलिजिबल हूँ? तो गवर्नमेंट ने कहा कि तू 26-27 के लिए मांग रहा है तो हम तेरे पिछले साल का टर्नओवर 25-26 का टर्नओवर चेक करेंगे, और अगर वो हमारी लिमिट तक आएगा तो तू इस साल ले सकता है, नहीं तो नहीं ले सकता। अब सर वो लिमिट क्या है, वो ये चीज ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पहली बात तो सर ये चीज हमेशा याद रखना, हम चेक करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर। अब सर एग्रीगेट टर्नओवर क्या है ये आगे हम पढ़ेंगे अभी। ये चीज ध्यान रखो, हम क्या चेक करेंगे हमेशा, एग्रीगेट टर्नओवर। और कब का, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल का टर्नओवर, ठीक है सर। और ये हम बात कर रहे हैं 10-1 में। सर 10-1 मतलब जो गुड्स वालों के लिए थी या जो रेस्टोरेंट वालों के लिए थी, हम पहले उनकी बात करके चल रहे हैं 10 सबसेक्शन 1 में। सर वहां पे देखो, अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है तो आपका लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए, 75 लाख। और इसके अलावा कोई स्टेट बच गई तो उसके लिए कितना है, 1.5 CR। तो सर 10-1 में टर्नओवर की दो लिमिट हो गई, एक तो 75 लाख और एक 1.5 CR। अब सर 75 लाख की जो लिमिट है ये देखनी है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में। अब सर वो कौन सी है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, तो देखो 9 है। आपको इनके नाम तो एक बार याद करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सर वो कौन सी 9 स्टेट्स है जिसमें 75 लाख की लिमिट या 75 लाख की लिमिट चेक करनी है? सर उनके नाम है मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इन 9 स्टेट्स के लिए कंपोजिशन स्कीम में 10-1 में कितनी लिमिट है, 75 लाख। और इसके अलावा जितनी भी स्टेट बच गई उनके लिए कितनी है, 1.5 CR। और ये चीज में चेक करनी है पिछले साल की और एग्रीगेट टर्नओवर। आई होप समझ में आया, ठीक है। अब सर अब पढ़ते हैं टर्नओवर की लिमिट 10-2A में। सर 10-2A में किसको मिलती थी कंप्यूटर स्कीम, जो सप्लायर ऑफ सर्विस थे, जो इन ऊपर जो रेस्टोरेंट और गुड्स के बाद बच गए सप्लाई ऑफ सर्विस, वो कंपोजिशन स्कीम के लिए कहा जाएंगे सर 10-2A में। और उनके लिए क्या लिमिट है, 50 लाख। वहाँ सारी स्टेट्स के लिए 50 लाख की सिंपल सीधी लिमिट है, वही एग्रीगेट टर्नओवर और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो सबसे पहले सर हमने पढ़ा कंपोजिशन स्कीम मुझे मिल सकते हैं नहीं, मैं चेक करूंगा लास्ट ईयर का टर्नओवर। सर 3 लिमिट पड़ी, 50 लाख जो थी 10-2A में, वो किसके लिए थी, सप्लायर ऑफ सर्विस के लिए। सर इसके बाद हमने पढ़ी 10-1 में, वो किसके लिए थी, सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए या फिर रेस्टोरेंट वालों के लिए, और वहाँ कितनी थी, 75 लाख और 1.5 CR। हमने टर्नओवर की लिमिट तो पढ़ ली। सर अगली बात क्या पढ़नी है, देखो। अब सर अभी आपने मुझे कहा कि कंपोजिशन स्कीम में आपको ना इनपुट की कैलकुलेशन करनी है ना आउटपुट टैक्स निकालना है, सिंपली जितना आपने टर्नओवर करा उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज आपको गवर्नमेंट को टैक्स की फॉर्म में पे कर देना है अपने खुद की जेब से। आप अपने सामने वाले से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते जिसको आप माल बेचो, आपका कस्टमर है, जिससे आप अपने रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ सप्लाई को अपनी खुद की जेब से टैक्स पे करना होता है, ठीक है। अब सर कितना टैक्स पे करना होता है, पहली बात तो सर पहले बात करके चलते हैं हम 10-1 में। देखो, अगर तो आप मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स हो, अगर तो आप मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स हो तो आपको पे करना है 1% ऑफ टर्नओवर। यहाँ पे बात करूं टोटल टर्नओवर, एग्जाम टैक्सेबल दोनों। तो मैन्युफैक्चरर के लिए क्या है, 1% ऑफ टोटल टर्नओवर। और 1 मतलब हाफ CGST और हाफ SGST, तो ध्यान देना 1% टोटल रेट है। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस चलाते हो तो आपके लिए क्या है, 5% ऑफ टोटल टर्नओवर। आई होप समझ में आया। और इसके अलावा अगर आप कुछ और काम करते हो, आप मान के चलो ट्रेडर ऑफ गुड्स हो, तो आपके लिए कितना है, 1%। और यहाँ पे टैक्सेबल टर्नओवर, यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये ध्यान रखना, चाहे मैन्युफैक्चर हो चाहे रेस्टोरेंट वालों, सबके लिए क्या है, टोटल टर्नओवर का परसेंटेज। पर ट्रेडर के लिए कितना है, 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। आई होप समझ में आया। सर अगर हम बात करके चलें सर्विस वालों के लिए, तो सर उनके लिए क्या है, उनके लिए सिंपली है 6% ऑफ टोटल टर्न ओवर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई, ठीक है। अब सर मैंने यहाँ पे एक नोट डाला, सर क्या, एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम चेक लास्ट ईयर एग्रीगेट टर्नओवर। अगर आपको ये चीज देखनी है कि आप एलिजिबल हो या नहीं, तो आपको चेक करना है लास्ट ईयर का टर्नओवर। पर जब आप करंट ईयर में पे करोगे टैक्स तो आप देखोगे करंट ईयर का टर्नओवर, बहुत लॉजिकल चीज है। बट स्कीम कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। और सर इसमें एक बात और है, सर क्या, सर एक केस लेके चलो, एग्जाम्पल सर मान के चलो एक बंदा है, तो ठीक सर उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर अब मान के चलो कितना था, 40 lakhs, और वो सर्विस का सप्लायर है।
ये उसका टर्नओवर था 24-25 का। तो इसके बेस पे गवर्नमेंट ने उसे 25-26 के अंदर 10-2A में कंपोजिशन स्कीम दे दी। ठीक है। और सब 25-26 में अक्टूबर आते आते उसका टर्नओवर हो गया 60 लाख। अब कायदे से गवर्नमेंट ने चेक किया था लास्ट ईयर का टर्नओवर, वो तो 50 लाख तक का था, पर करंट ईयर में तो सब बहुत ज्यादा हो गया, 50 लाख को पार कर गया। तो गवर्नमेंट ये चीज कहती है कि हम तेरा चेक करेंगे लास्ट ईयर का टर्नओवर, बट करंट ईयर में तो कंपोजिशन स्कीम तब तक ही अवेल कर सकता है जब तक तेरा टर्नओवर उस लिमिट को पार नहीं कर जाता। 50 लाख 75 लगे 1.5 CR। तो मैंने यही लिखा, बट जो स्कीम है वो कंटिन्यूस करेगी इन करंट ईयर में अंटिल जो आपका एग्रीगेट टर्नओवर है वो एग्जीड्स करता है लिमिट को। जब तक आपको लिमिट को पार नहीं करता तो आप फायदा उठाओ, जैसे लिमिट पार हो गया तो आप कंपोजिशन से बाहर आके रेगुलर स्कीम में आ जाओगे। आई होप यहाँ तक सब कुछ चीज आपको समझ में आई है। अब सर देखो, एक दो बातें और सर, क्या सर कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको पूरी करनी होती है अगर आपको कंपोजिशन स्कीम में आना है। सर सबसे पहला तो एक चीज ध्यान रखना, जो कंपोजिशन स्कीम वाला बंदा है वो कभी भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं हो सकता। मतलब जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है, जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं, उन्हें कभी कंपोजिशन स्कीम का फायदा नहीं मिलता है। अंडरस्टूड सर। हालांकि कंपोजिशन स्कीम के अंदर आपका आउटपुट टैक्स तो आपको अपनी जेब से पे करना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप आरसीएम आप पे एप्लीकेबल नहीं हुआ। अगर आपने कोई सर्विस ली और जिस पर आरसीएम लगता है तो आपको आरसीएम तो पे करना ही पड़ेगा। तो मैंने ये कहा कि आरसीएम तो हमेशा अप्लाई होके चलता ही है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है सर। इसके अलावा आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटिफाइड गुड्स की कभी भी नहीं कर सकते हो अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हो। ठीक है। या फिर नोटिफाइड सर्विस। अब सब वो नोटिफाइड गुड्स और सर्विस कौन से हैं तो देखो नीचे है। नोटिफाइड गुड्स सर कौन कौन से हैं आप याद करो। आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, ब्रेक्स, ये सब सारी लिस्ट है। एक बार आप याद पढ़ सकते हो। ये चीज ध्यान रखना, अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हो तो आप कभी नोटिफाइड गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। आप कभी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं हो सकते। दूसरी चीज, तो मैंने यही कहा, आप सर जो भी आप इनवाइस इशू करोगे आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे। पहली बात तो आप टैक्स इनवाइस इशू नहीं करोगे, मैंने यही लिखा। और आप मेंशन करोगे कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन अपनी जॉब पे आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करके चलोगे। और आप एलिजिबल नहीं हो कि आप कलेक्ट कर सकते हो टैक्स ऑन सप्लाईज। वही बात आ गई ना, कंपोजिशन वाला कभी भी सामने वाले बंदे से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, वो अपनी खुद की जेब से टैक्स पे करके चलता है। तो वही बात। और आपको अपने इनवाइस, पहली बात तो आप इनवाइस इशू नहीं कर सकते, आप इशू करोगे बिल ऑफ सप्लाई और ऊपर मेंशन करोगे कि मैं कंपोजिशन डीलर हूँ। ठीक है। तो सर ये सारी बातें थी। अब सर इन पे लगाए कुछ रिस्ट्रिक्शन। अगर अगर आप कंपोजिशन स्कीम में आते हो तो आप करंट ईयर में, आप जिस साल कंपोजिशन स्कीम में हो, आप उस साल करंट ईयर में सारे काम नहीं कर सकते। ध्यान रखना सर, कंपोजिशन स्कीम में ले सकते हो या नहीं, एग्रीगेट टर्नओवर चेक करोगे लास्ट ईयर का, और अगर एक बार आ गए तो फिर उस करंट ईयर में आप ये सारे काम नहीं कर सकते। ठीक है। अब सब वो कौन कौन से काम है जो हम नहीं कर सकते। सबसे पहला काम तो देखो यहाँ पे ना वो दिया है कंपेरेटिव, कि 10-1 में क्या था और 10-2 में क्या था। दोनों में लगभग सेम पॉइंट है, पर थोड़े बहुत अलग है जो हम पढ़ के चलेंगे। तो आप एक याद कर लो, दूसरे के अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है। आपको दोनों कंपोजिशन स्कीम के सेक्शन याद हो जाएंगे। सर पहला पॉइंट तो क्या है, पहले हम बात करते हैं 10-1 में कि सप्लायर एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड और सर्विसेज विच आर नॉट लेवेबल टू टैक्स, मतलब नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हो तो आप कभी भी नॉन टैक्सेबल सप्लाईज आप नहीं कर सकते, आप कभी नॉन टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते। आई होप इट इज क्लियर। पहला पॉइंट तो सही में आ गया कि हम नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं करेंगे। दूसरा काम, इसका दूसरा क्या था, आप कभी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते, चाहे आप 10-1 की बात करो या फिर 10-2 की बात करके चलो। सर इंटर स्टेट मतलब, इंटर स्टेट क्या होती है, जब आप एक स्टेट में रह के आप बिजनेस कर रहे हो एक स्टेट में और आप सप्लाई कर रहे हो किसी दूसरे स्टेट में। मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, मैं सप्लाई करूँ दिल्ली में, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और यहाँ बात करके चल रहा हूँ मैं आउटवर्ड सप्लाई की। मतलब अगर मैं कंपोजिशन स्कीम में हूँ तो मैं दूसरी स्टेट से परचेज तो कर सकता हूँ, इनवर्ड सप्लाई तो कर सकता हूँ, पर दूसरी स्टेट में कभी आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकता। तो ये ध्यान रखना, कंपोजिशन स्कीम ली तो पहली बात तो कभी नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते। बच्चे आप आउटवर्ड भूल जाते हैं, तो ध्यान रखना, इंटर स्टेट इनवर्ड तो करो, कोई कोई गवर्नमेंट मना नहीं करे, बट आउटवर्ड मत करना। आई होप इट इज क्लियर। सर तीसरा पॉइंट क्या था, person supplying any services through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52। वही आ गया एनी सर्विसेज। ठीक है सर।
मुझे पता है अगर मैं एक ऐसे हमारा एग्जाम्पल में अमेजोन होता है, फ्लिपकार्ट होता है, अगर मैं इसके थ्रू कोई गुड्स या सर्विस बेचता हूँ, जैसे हम इनको हम क्या कहते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट को इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अगर आप इनके थ्रू कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हो, तो ऐसे केस के अंदर ये आपका टीसीएस कलेक्ट करके चलते हैं। तो मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं इस पॉइंट के अंदर कि अगर आप कंपोजर स्कीम लेते हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकते। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, ठीक है। तो पर्सन सप्लाइंग एनी सर्विसेज थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। अब यहाँ पे सर एक ट्रिकी पॉइंट है जो शायद आपने ध्यान दिया, पता नहीं सर क्या, यहाँ पे उसने एक चीज कही कि सप्लायर ऑफ पर्सन सप्लाइंग एनी सर्विसेज, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू से गुड्स तो सप्लाई कर सकते हो अगर आप कंपल्सरी स्कीम लेते हो, बट सर्विस नहीं कर सकते। तो यहाँ बच्चे ध्यान, ये बहुत देखो बहुत छोटे छोटे पॉइंट है जिसमें हाईलाइट करो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इन पर ध्यान देना। और लास्ट अगर आप देख रहे हो रिवीजन तो इन पर जरूर ध्यान देना। बहुत हम चीजें भूल जाते हैं, हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, पर अंदर की जो होती है डिटेलिंग वो हम छोड़ देते हैं। तो वो ऐसे वैसे क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान देना। इसलिए क्या कि अगर आप कंपनी स्कीम लेते हो तो गुड्स तो बेचो, कोई दिक्कत नहीं, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, पर सर्विस मत बेच देना। अच्छा सर, अगला वो यह है कि आप नोटिफाइड गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, सर ऊपर भी पड़ा था, सेम बात है। सर वही बात आ गई कि आप कैजुअल टैक्स पर्सन या फिर एनआरटीपी नहीं हो सकते, सिंपल बातें आ गई। अब बस सर एक पॉइंट बचा। सर ये अच्छा पॉइंट है, सर क्या, सर अभी हमने ऊपर पढ़ा, सर ध्यान देना क्या, सर अगर हम 10 सब सेक्शन 1 या फिर 2 के अंदर कंपोजिशन स्कीम की बात करके चलते हैं, तो सर वहाँ कंपोजिशन स्कीम दो लोगों की बात करके चल रही थी। अगर तो आप गुड्स के सप्लायर हो या आप रेस्टोरेंट सर्विस के सप्लायर हो, इन दोनों को इन दो स्कीमें मिलता है। सर इसके अलावा जो लोग बच गए, जो सर्विस के सप्लायर है, उनको मिलता है 10(2)(a) के अंदर। बट गवर्नमेंट ने कहा था अगर आप इस स्कीम में रहना चाहते हो तो आप इस स्कीम में रहते हुए थोड़ी बहुत छोटी मोटी सर्विस और सप्लाई कर सकते हो। सर क्योंकि देखो अगर प्रैक्टिकली आपको बताया तो जो 10(1) और 10(2) आई थी, ये गुड्स फोकस से गुड्स वालों के लिए आई थी, तभी सर्विस वालों के लिए अलग से 10(2)(a) स्कीम आई। पर गवर्नमेंट ने कहा अगर आप 10(1) या फिर 10(2) में रहते हुए थोड़ी बहुत सर्विस की सप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मान के चलो सर मेरी गुड्स की बहुत, मैं गुड्स का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चर हूँ और मैं छोटी मोटी सप्लाई करना चाहता हूँ सर्विस की, तो क्या मुझे 10(2) में जाने की जरूरत है? गवर्नमेंट ने कहा नहीं, तुम अलॉन्ग विद गुड्स या अलॉन्ग विद रेस्टोरेंट सर्विस छोटी मोटी सर्विस की सप्लाई कर सकते हो, तब भी तुम इस स्कीम में रह सकते हो। और सर वो लिमिट क्या है, कितनी छोटी मोटी? तो देखो वही चीज ने यहाँ पे बताई क्या, देखो यहाँ, अरे अच्छा पॉइंट है, यहाँ से एमसीक्यू बहुत बार बनता है, ध्यान देना। सर क्या, आर रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1), 10(1) वाली जो गुड्स वालों के लिए थी, इज अलाउड, वो अलाउड है कि वो सप्लाई कर सकता है सर्विस की अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कवर है, अलॉन्ग विद सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई रेस्टोरेंट सर्विस। इनके छोटी मोटी सर सप्लाई कर सकता है सर्विस की, पर कितनी छोटी मोटी? तो अब याद रखो सर, 10% of turnover in the preceding financial year in a state or 5 lakh whichever is higher। तो आपके, हाँ, तो आपके जो लास्ट ईयर का टर्नओवर था, आपके जो लास्ट ईयर का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर था, उसका 10% या 5 लाख, विच एवर इज हायर, आप उतनी सर्विस की सप्लाई कर सकते हो अलॉन्ग विद सर्विस सप्लाई गुड्स या फिर रेस्टोरेंट सर्विस। और यहाँ पे एक ट्रिकी पॉइंट है सर क्या, जब आप टर्नओवर निकालोगे लास्ट ईयर का, तो वहां पे जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन है, डिपॉजिट है, एडवांस है, उसे आप कंसीडर नहीं करके चलोगे, इंटरेस्ट को बाहर रख के चलना। कंपोजिशन स्कीम में इंटरेस्ट को बाहर रख के चलना। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। सर बाकी एक दो पॉइंट हो रहे हैं, तो एक्स अदर पॉइंट्स है कि बिलो सप्लाई इशू करोगे, टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, आईटीसी नहीं मिलेगा। सर कंपोजिशन स्कीम, हाँ ये अच्छा पॉइंट है। सर क्या, सर कंपोजिशन स्कीम हमेशा पेन बेसिस पे मिलती है। सर मुझे पता है, मैं एक पेन पे बहुत सारे रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ ऑल ओवर इंडिया, तो अगर मैंने किसी एक पेन के लिए कंपोजिशन स्कीम ले ली तो वो सारे रजिस्ट्रेशन पे अप्लाई होकर चल जाएगी। तो कंपोजिशन स्कीम हमेशा पेन वाइज आपको मिलकर चलती है, ठीक है। अब सर ऊपर एक वर्ड आया था, सर क्या, सर एग्रीगेट टर्नओवर। सर मैंने क्या कहा था, सर हमने सिंपली ये चीज कही थी, जब हम
जब हम टर्नओवर की लिमिट चेक करेंगे लास्ट ईयर की, तो सर हम क्या देखेंगे? एग्रीगेट टर्नओवर। जब हम करंट ईयर में देखेंगे कि हमारा लिमिट को पार ना करे, तो हम देखेंगे एग्रीगेट टर्नओवर। सर तो एग्रीगेट टर्नओवर होता क्या है? इसका मुझे एक मीनिंग रिवाइज करा दो, ठीक है? तो देखो आप सिंपली समझो सर, एग्रीगेट टर्नओवर मतलब एग्रीगेट सम ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, all exempt supplies, all exports, all interstate supplies, जितनी भी हमने टोटल सप्लाई करी सब सारी इंक्लूडिंग of persons having same PAN computed on all India basis। अब सर इसका मतलब क्या है? देखो सरल भाषा में इसका सिंपली ये मतलब ये है, सर मुझे पता है एक पेन पे बहुत सारे रजिस्ट्रेशन मिलते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो जब मैं पहली बात तो अब एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन करके चलोगे पेन वाइज, मतलब आप हर एक पेन का एग्रीगेट टर्नओवर अलग अलग निकालोगे, तो आप देखोगे एक पेन के ऊपर जितने भी रजिस्ट्रेशन है उन सब की जितने भी टोटल सप्लाई करी, चाहे टैक्सेबल, एग्जाम, इंपोर्ट या फिर इंटरस्टेट, उन सबको जोड़ लो और आपको उस पेन का एग्रीगेट टर्नओवर मिल जाएगा। तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, हम एग्रीगेट टर्नओवर अंडर जीएसटी निकालते हैं पेन बेसिस पे। एक पेन का हर पेन का अलग एग्रीगेट टर्नओवर निकल के चलता है। और सर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है ए, ठीक है, उसका एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, तो उसका एक पैन नंबर होगा। अब उसने उस पैन नंबर के बेसिस पे 3 स्टेट में रजिस्ट्रेशन लिया, यूपी, यूके और पंजाब, ठीक है। अब सर मैंने यही कहा रजिस्ट्रेशन नंबर डिफरेंट बट बेस्ड ऑन सेम पैन, और पैन नंबर किसका? मिस्टर ए का। अब सर मान के चलो उसका यूपी में कितना टर्नओवर था? 20 लाख, यूके में 15 लाख और पंजाब में 15 लाख, मिला के 30 लाख, ठीक है। अब सर तो अगर मैं बात करूं सर ए का एग्रीगेट टर्नओवर कितना है? सर 30 लाख। सर मैंने कैसे निकाला? हाँ जी सर, इसका क्रक्स क्या हुआ कि एग्रीगेट टर्नओवर हम कैलकुलेट करते हैं पेन वाइज, पेन बेसिस पर पेन का अलग निकालते हैं, ठीक है। तो पेन, तो सर कैसे निकालते हैं? मैंने दोबारा लिखा क्रक्स कि हर पेन का निकालते हैं, उस पेन पे देखो जितने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है फुल इंडिया में एक पेन पे, उन सबकी टोटल सप्लाईज को ऐड करो, आपको उस पेन का एग्रीगेट टर्नओवर मिल जाएगा। तो एग्रीगेट टर्नओवर का सिंपल मैंने मीनिंग कर दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सर एक बार और आया था सर टर्नओवर इन द स्टेट, सर ये कहाँ आया था टर्नओवर इन द स्टेट? तो सर जब मैंने कहा था कि गुड्स के साथ छोटी मोटी सप्लाई कर लो सर्विस की, तो वहां पे मुझे देखना था टर्नओवर इन द स्टेट ऑफ द लास्ट प्रीसीडिंग ईयर। यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर नहीं था, यहाँ पे था टर्नओवर इन द स्टेट। तो सर टर्नओवर इन द स्टेट को आप सिंपली समझो उस स्टेट से आपने कितनी सप्लाई करी। तो टर्नओवर फ्रॉम अ, टर्नओवर इन द स्टेट को हम पढ़ेंगे टर्नओवर फ्रॉम अ स्टेट। तो टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जाम, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट, बट एक्सक्लूड। हाँ सर ऊपर मैं एक बात बताना भूल गया, क्या कि जब हम एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं तो उसमें जो भी जीएसटी का कंपोनेंट होता है उसको कभी भी इंक्लूड करके हम नहीं चलते। वही बात टर्नओवर इन द स्टेट में भी थी कि इस जीएसटी के कंपोनेंट को बाहर रख के चलेंगे हम। अब देखो आपने एक स्टेट से कितनी सप्लाई करी, मान के चलो मुझे निकालना है उत्तर प्रदेश का टर्नओवर इन अ स्टेट, तो मैंने देखूंगा मैंने फ्रॉम अ स्टेट, मैंने उत्तर प्रदेश से कितनी टैक्सेबल, एग्जाम और एक्सपोर्ट करी, उन सबको जोड़ दूंगा, मुझे मिल जाएगा टर्नओवर इन द स्टेट। तो सर ये था कंपोजिशन का पूरा हमने जो रिवीजन करके चला। देखो मैंने बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड रख के बहुत ही फास्ट और बहुत ही क्रक्स वे में आपको रिवाइज कराया। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो भी अपना फीडबैक हो कमेंट्स में देना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।